बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ इस वीक की अपडेट्स के साथ। एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के लिए। जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2020 से पहले एप्लीकेशन सबमिट की होगी अंडर EEA रेगुलेशंस, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है और वो है सबीना बेगम। और इस केस में कोर्ट ने जजमेंट दी है कि अगर आप डिपेंडेंट थे अपने स्पॉन्सर के ऊपर, जब आप अपने होम कंट्री में रह रहे थे, जो आपका स्पॉन्सर है ही मस्ट बी ए यूरोपियन नेशनल। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मैं हूँ एक पाकिस्तानी नेशनल और मैं रह रहा था पाकिस्तान में। अब मैं कह रहा हूँ कि जी मैं डिपेंडेंट था अपने स्पॉन्सर के ऊपर, और जब मैं यहाँ यूके आया हूँ, मैं यहाँ भी यूके में भी अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंट था। या मुझे वो पैसे दे रहे थे यूके में, या मैं उनके साथ रह रहा था। अब जब मैं पाकिस्तान में रह रहा था उनके साथ, जो मेरा स्पॉन्सर है उनके पास यूरोपियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। अगर उनके पास नहीं थी और बाद में हुई है उनके पास नेशनैलिटी, मेरी अपील डिसमिस हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की है और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई और अभी आपकी अपील आ रही है, आपने साबित करना है कि जो आपके स्पॉन्सर थे जब आप अपने होम कंट्री में रह रहे थे यूके एंटर होने से पहले, उनके पास यूरोपियन नेशनैलिटी थी। सो इसलिए ये मेक श्योर करें कि आपके अपील बंडल में ये ज़रूर आप ये प्रूफ लगाएं। अगर आप नहीं लगाएंगे, हो सकता है कि जज आपकी अपील को डिसमिस कर दे, क्योंकि वो कहेगा कि आपके पास एविडेंस नहीं है और इस वजह से मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। कि अक्सर मैंने अपील्स देखे हैं जहाँ जो पहला सवाल है जज यही पूछता है। क्योंकि जो ये केस था सबीना बेगम में, हुआ ये कि जो इनका स्पॉन्सर था वो बाद में उसको मिली है नेशनैलिटी, और इस वजह से उसका अपील रिफ्यूज़ हो गया। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डिपेंडेंट थे इन योर होम कंट्री, दैट योर स्पॉन्सर हैड यूरोपियन नेशनैलिटी। सो ये थी सबसे पहली अपडेट। दूसरी है ज़म्ब्रानो पे ऊपर मुझे भी अक्सर भी सवाल आ रहे हैं कि जी अगर जजमेंट आ गई है, अगर हम अभी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या नहीं। हियरिंग हुई थी स्टार्ट ऑफ दिसंबर में, और वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहाँ जजेस ने काफ़ी होम ऑफिस वकीलों को जाड़ा है कि आपके जो रूल्स हैं ये हमारे समझ के बगैर बाहर है। अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक जज कह रहा है कि ये जो रूल्स आपने ड्राफ्ट किए हैं ये हमारे समझ के बाहर है, आप इस सोच सकते हैं कि एक जो एप्लीकेंट है वो इनका कैसे समझ सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अभी तक जजमेंट नहीं पब्लिश हुई, मेरे ख्याल में न्यू ईयर में होगी। जैसे ही होगी मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप सोच रहे हैं ज़म्ब्रानो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, आप कर सकते हैं अभी, लेकिन बेहतर यही होगा कि जजमेंट का वेट कर लें, और जैसे ही वो एप्लीकेंट्स के हक में आ जाती है फिर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। फिर होम ऑफिस को आपको वीज़ा देना होगा, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो फिलहाल अभी तक कोई जजमेंट नहीं आई, उसका आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, आज मैंने कोई सवाल तो नहीं करना है। आज मैंने आपसे शिकायत करनी है और वो भी आपकी। बताएं। और तो मुझे उम्मीद है कि आप खुले दिल से सुनेंगे, ताकि इससे हमें भी कुछ होगा और आपको भी इंशाल्लाह। मैंने लास्ट वीक सवाल किया था कि मुझे नेशनैलिटी की दरख्वास्त मैंने की थी जो मंजूर हो गई, और मैंने सरमनी भी ले ली जो, और मैंने अडल्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो इसका मतलब ये हो कि मेरी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, मुझे नेशनैलिटी मिल चुकी है और मैंने पासपोर्ट अप्लाई भी कर चुका हूँ अडल्ट का। और आपने उसका जवाब जो आंसर दिया था वो ये था कि जी हाँ, आप अगर आपकी नेशनैलिटी की पेंडिंग हो तो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मेरे सुनने में फिर गलती हो गई थी। देखिए, आपका भी टाइम कीमती होता है और हम लोग भी
अपना वक्त निकाल के आप लोगों के लिए वेट करते हैं। पूरे 2-3 हफ्ते आपने लास्ट वीक प्रोग्राम नहीं किया, मैंने 3 वीक तो आपके लिए वेट की। हम लोग कॉल मिला के भी बैठे रहते हैं और उसके बाद हमें जवाब जब मिलता है तो वो या तो टोटली अपोजिट मिलता है। नहीं, मेरी बात सुने, सॉरी आई हैव टू स्टॉप यू नाउ। ये प्लीज सुने मेरी बात। अब देखें, टाइम की कमी होती है, 2 या 3 मिनट हम एक सवाल को देते हैं। अगर मेरे सुनने में गलती थी, मोर देन वेलकम, आप मुझे ईमेल कर देते, आप मुझे कॉल कर लेते। मेरा नंबर, अगर आप मेरा नाम डालें, आप कह सकते थे कि भाईजान मेरी नेशनलिटी मंजूर हो गई है, पेंडिंग नहीं है और मैं अभी ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं, और मैं आपको इसका जवाब दे देता। दूसरा आप क्या कर सकते थे, मैंने हमेशा आपको कहा है, ख़ास तौर आपको, कि आप डार्बी में रहते हैं, आप एनी टाइम मेरे ऑफिस आ जाएं फ्री कंसल्टेशन के लिए। लगता है लाइन कट गई है इनकी। अब माजरत चाहता हूं कि आपने बताया कि आपने पिछले वीक सवाल पूछा और मैंने थोड़ा सा गलत जवाब दिया। अब मेरे सुनने में गलती थी। मैंने सोचा कि आपने बताया कि आपका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं। अब आप मुझे बता रहे हैं कि जी नहीं, वो मंजूर हो गया है और सेरेमनी का वेट कर रहा हूँ, और आपने सही तरह जवाब नहीं दिया। हमेशा की तरह मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप इस शो पर कॉल करें, उसके बाद जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप कम से कम एक सॉलिसिटर के पास जाके दोबारा वो सवाल पूछ लिया करें। आपकी बेहतरी के लिए मैं ये कह रहा हूँ। सो अगर मैंने कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, मेरे ख्याल में मैंने आपको नहीं दी, बस मेरे सुनने में ये गलती थी। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। नाज़रीन, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था अपडेट्स, और लास्ट वीक भी काफ़ी अहम अपडेट आई थी जो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ आपके लिए, विच इज़ द केस ऑफ अफजल। लॉन्ग रेजिडेंस पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि अगर आप 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस पर अप्लाई कर रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल थ्रू दैट 10 ईयर्स एक आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी और विद इन 14 डेज़ 39E के तहत आपने वो एप्लीकेशन सबमिट कर दी जो पेंडिंग रही फॉर एग्जांपल फॉर 6, 7 या 8 मंथ्स, वो जो टाइम पीरियड है आप उसको काउंट नहीं कर सकते टुवर्ड्स योर लॉन्ग रेजिडेंस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो 3C है वो ब्रेक हो गई है, नो। लेकिन जो टाइम पीरियड आपने गुजारा है वेट करते आपकी एप्लीकेशन को मंजूर होते, वो जो टाइम पीरियड है वो आपने पूरा करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इससे पहले केस था, द केस ऑफ हक, उसमें कोर्ट्स ने जजमेंट दी थी कि अगर विद इन 14 डेज आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, चाहे आप 6, 8 या 9 माह आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है, अगर वो बाद में मंजूर हो जाती है, वो जो टाइम पीरियड आपने गुजारा है 6, 8, 9 माह, वो लॉफुल होगा। अब इस केस में अफजल में वो कह रहे हैं ठीक है, अनलॉफुल तो नहीं है, लेकिन बाद में आपने ये टाइम पीरियड पूरा करना है और फिर ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अच्छा, और एक और मौजू पर जो आज हम बात करते हैं, एमनेस्टी के ऊपर। एमनेस्टी पर भी हमारी बातचीत होगी। हमारी एक अजीज़ व्यूअर हैं जिसका नाम है रीदा अनमोल। वो यूट्यूब पर हमेशा अपने भाई के लिए सवाल पूछती है। उन्होंने आज भी मेरे से दरख्वास्त की थी कि प्लीज़ इस पर थोड़ी सी बातचीत करें। मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो सर, सुन रहा है? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं ब्रिटिश पासपोर्ट का होल्डर हूँ जी जी, मेरे पास OCI के कार्ड है। मुझे अभी पासपोर्ट एक्सपायरी हो गया। अभी इसको मैं न्यू पासपोर्ट बनाने के बाद OCI भी मुझे उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा सर? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब मैं तो ज़्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ UK इमिग्रेशन लॉ के मतलब। मुझे इंडियन लॉज का नहीं पता। आप बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आप इंडियन हाई कमीशन से रब्ता कर लें कि जी मैंने नया पासपोर्ट ले लिया है, मुझे अपना जो OCI कार्ड है उसको भी चेंज करना होगा या नहीं, और फिर वो आपको बेहतर बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता चाहूँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं ऑफिस में, यू आर मोर देन वेलकम। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके सवाल का जवाब मैंने सही तरह नहीं दिया,
आप YouTube पर जाएं, जहां हम इस वीडियो को आज पब्लिश करेंगे, और कमेंट्स में जाके आप मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब दूं। इस वीक मेरे ख्याल में हमने YouTube के ऊपर 40 सवालों के जवाब दिए हैं। सो इसलिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आपकी बारी नहीं आ रही, आप YouTube पर जाएं और वहाँ भी आप मुझे लिख सकते हैं। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, अब शुरू करते हैं बातचीत हमारी एमनेस्टी के ऊपर। पूरा साल हम सुनते रहे हैं कि एमनेस्टी आने वाली है, आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें और जब ये एमनेस्टी अनाउंस होगी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस साल आपने ये देखा है कि प्रीति पटेल ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी सख्ती हो करना चाहती है इमिग्रेशन लॉ में। जिस तरह वो अभी ये नेशनलिटी बिल पास करना चाहती है, जिसमें वो असाइलम सीकर्स के लिए सख्ती करना चाहती है, स्टेटलेस बच्चों के लिए भी वो सख्ती करना चाहती है कि आपने साबित करना है कि कोई और कंट्री आपको नेशनलिटी नहीं दे रही। अभी जो लॉ है, आपने बस साबित करना है कि आपके पास नेशनलिटी नहीं है। अब जो वो प्रपोजल्स वो कर रही हैं, वो करना चाहती हैं कि आपने साबित करना है कि कोई भी और कंट्री आपको नेशनलिटी नहीं दे रही। सो दैट्स अ बिग इशू। और इसको सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि होम ऑफिस कोई एमनेस्टी का ऐलान करेगी या अपनी पॉलिसी में कोई नरमी करेगी, क्योंकि अगर आप देखें बोरिस जॉनसन के बाद जो सबसे सीनियर रोल वो मिलता है होम सेक्रेटरी को, जो है प्रीति पटेल। और अगर प्रीति पटेल सख्ती कर रही है, फिर बोरिस जॉनसन उसको ओवर रूल नहीं करेगा कि जी नहीं, आप अपने चेंजेस छोड़ दो, मैं तो अभी एमनेस्टी का ऐलान करने जा रहा हूँ। ये कभी भी नहीं होगा। अब मुझे पता है नया साल शुरू होगा, फिर ये बातें शुरू हो जाएंगी कि जी गर्मियों का वेट करें, जून जुलाई में न्यूज़ आ रही है कि एक एमनेस्टी का ऐलान होगा। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होगा। मेरी आपसे एडवाइस यही होगी कि अगर आपको यहाँ हो गए हैं 15, 16, 17 साल, 15 साल से ज़्यादा, फिर आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। आपकी हिस्ट्री बिल्टअप होती रहेगी और हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि कम चांसेस हैं, लेकिन होम ऑफिस आपको वीज़ा दे दे अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो होम ऑफिस समझती है कि हम आपको वीज़ा देना चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बहन थी जो मेरे पास आई, वो आई तकरीबन 1.5 साल पहले और उसको हो गया लिवर फेलियर। हमने उसकी एप्लीकेशन सबमिट की और लास्ट वीक होम ऑफिस ने उसको वीज़ा दे दिया है। अब उसको यहाँ रहते हुए खाली हुए हैं 18 मंथ्स, लेकिन होम ऑफिस ने उसको वीज़ा दे दिया है। सो अगर आपके सर्कमस्टेंस इस तरह के हैं, हो सकता है कि अगर आप सही तरह होम ऑफिस को पेश करें, होम ऑफिस आपको वीज़ा दे दे। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं 1 तो लेके 10 साल, अनलेस कोई ख़ास वजूहात हैं, होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देगी। ये मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, 99.99% होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी, अनलेस दे आर सम कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, अनलेस कोई ऐसे वजूहात हैं जो आप साबित कर सकते कि जी मैं अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा सकता, मुझे वीज़ा दे। फिर अगर आपके पास वो एविडेंस है, फिर होम ऑफिस आपको वीज़ा दे देगी। अब उन लोगों को क्या करना चाहिए जो यहाँ रह रहे हैं 1 तो लेके 10 साल? अगर आपने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं सबमिट की, जब से आप यहाँ आए हैं, आपको फौरी तौर पर एक एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। चाहे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका यह फ़ायदा होगा कि आपकी एक हिस्ट्री और आपका एक रिकॉर्ड हो जाएगा होम ऑफिस में। और मैं इसलिए आपको ये इंकरेज कर रहा हूँ कि आप ये एप्लीकेशन सबमिट करें, क्योंकि आजकल फ़ीस माफ़ हो रही है। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आप एक फ़ी वेवर की एप्लीकेशन सबमिट करें। विदिन 1 मंथ 2 मंथ्स में आपको जवाब आ जाएगा कि होम ऑफिस आपको बता दे कि जी आपकी जो वेवर रिक्वेस्ट है हमने एक्सेप्ट कर दी है, आप अब मेन एप्लीकेशन सबमिट कर लें। सो इसलिए बहुत ही अच्छा टाइम है और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब जिन लोगों ने विदिन द लास्ट 2-3 ईयर्स में एप्लीकेशन सबमिट की है और वो रिफ्यूज़ हो गई थी और आपके सर्कमस्टांसेस नहीं बदले, फिर आपने खुद तय करना है कि आपको फ़ायदा होगा एप्लीकेशन सबमिट करने का या नहीं।
क्योंकि अगर आपके सर्कमस्टांसेस नहीं बदले फिर तो वही एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, दोबारा होम ऑफिस आपको रिफ्यूज़ कर देगी। I think there's a bit of interference with the line, and there's a call on the air. Can we just turn that off? होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी। So, इसलिए आपने खुद तय करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। नाज़रीन, इस पर बातचीत चलती रहेगी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। यस, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये पहले हमारे पास था लीव टू रिमेन। ठीक है जी, तो उसके अब हमें अगले साल चौथे महीने में हम जमा कराने हमें यहाँ पे हो गए 10 साल। ठीक है। हाँ जी, तो फिर अब हमें लीव तो मिलेगा या क्या चीज़ मिलेगा हमें? जी सर। आपको कौन सी बेस पर वीज़ा पूछना मिला था था? भैया। हेलो, हेलो, आपको हाँ जी। कौन सी बेस पर वीज़ा मिला था? ये 3 साल 2.5 साल पहले। बच्चों की बेस पर मिला था? आपका कोई बच्चा ब्रिटिश है? जी नहीं जी, मेरे पाकिस्तानी है। नहीं, हमें मेरा बच्चा एक बीमार है, जी उसकी जी, वजह से हमें वीज़ा मिला था हमें। ठीक है। बच्चे की एज कितनी है? अब तो पहले तो छोटा सा था वो जब पाकिस्तान से आया था। जी जी, अब उसकी उम्र हो गई है कोई 20 साल हो गई है अब। ठीक है। अब वो उसकी सेहत कैसी है? वो ठीक है? बस लीवर का मसला और शुगर इतनी वो सही ठीक है। नहीं है उसकी भी ना और लीवर। पहला वीज़ा आपको कब मिला था? 2.5 साल पहले? नहीं, पहला वीज़ा तो हमें पहला वीज़ा हमें मिला था ये 9 महीने का मिला था हमें। कब मिला था भाईजान? हाँ जी, कब मिला था? 9 महीने पहले मिला था या 2.5 साल पहले मिला था? 3 साल पहले मिला था? कब मिला था आपको? ये ये था कोई 14 की बात है ये। 2014 की बात है, ठीक है। और जो आपका जो बेटा है उसको भी 2.5 साल का वीज़ा मिला हुआ है? हाँ जी, हमें इकट्ठे ही मिला था, हमें ठीक है, सारी इकट्ठे फैमिली मिला को था। साथ ही मिला था। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपकी और आपकी वाइफ की बात है, आप तो अप्लाई करेंगे 2.5 साल एक्सटेंशन के लिए। जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे आपको होम ऑफिस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर देगी। अब जहाँ तक आपके बेटे की बात है, आपने बताया है कि वो पाकिस्तान से आपके साथ आया था और अब उसकी उम्र है मेरे ख्याल में 20 साल। अगर उसने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ यूके में गुजार ली है, फिर आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो नई होम ऑफिस पॉलिसी के तहत कि जी मेरे बच्चे ने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ यूके में गुजार ली है, उसको प्लीज़ आप ILR ग्रांट करें। और होम ऑफिस उसको ILR ग्रांट कर देगी क्योंकि उसकी जो एज है उस एज ब्रैकेट में है 18 to 25, और उस बेस पर होम ऑफिस आपको ILR ग्रांट कर सकती है अगर आपने 5 साल पूरे किए हैं, जो मेरे ख्याल में उसने किए हैं क्योंकि आपने मुझे बताया है कि 2014 में आप सबको वीज़ा मिला था। सो इसलिए बच्चे के लिए आप ज़रूर ILR की एप्लीकेशन या ILR की रिक्वेस्ट बल्कि ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। Hello, yes. Last this year फरवरी में केस जमा कराए थे लीव टू। तो आप पंजाबी में बात कर लें, आसानी होगी मेरे लिए, या उर्दू में? हाँ जी, ब्रिटिश की वजह ब्रिटिश थी तो लीव टू रिमेन 3rd बार अप्लाई किया, लेकिन फरवरी में किया, अभी तक जवाब नहीं आया। MP से लेटर भी लिखाया था, अच्छा, पेंडेमिक के कुछ लिखा हुआ था, तो ठीक है। कितना टाइम रफली लगा रहे हैं। एप्लीकेशन आपने खुद सबमिट की थी या सॉलिसिटर के ज़रिए? नहीं, कम्युनिटी सेंटर वो दफ्तर है, उन्होंने फिल करके भेजा था। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब अभी आपको हो गए तकरीबन 10 माह आप वेट कर रहे हैं। और जब आपने लेटर लिखा था MP के ज़रिए, उन्होंने क्या जवाब दिया अभी? MP ने बोला MP के जवाब में उन्होंने बोला कि पेंडेमिक कोई लिखा हुआ जी, पैंडेमिक की वजह से अभी वजह थोड़ी से सी डिले डिलेज हो है। रहा है। हाँ जी, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
वैसे तो होम ऑफिस लेती है 6 to 8 मंथ्स आजकल। पैंडेमिक की वजह से मैंने देखा है कि कोई कोई एप्लीकेशन 1 साल भी लग रहे हैं। मेरे 1-2 भी एप्लीकेशन थे जो पेंडिंग थे 1 साल के लिए, और 1 साल से ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि एप्लीकेशन को होम ऑफिस पेंडिंग रखे। अब आप ये कर सकते हैं कि अगर विद इन 1 मंथ में आपको जवाब नहीं आता, एक सख्त सा लेटर सॉलिसिटर के थ्रू आप होम ऑफिस को लिखें कि जी अब तकरीबन 11 महीने हो गए, हम वेट कर रहे हैं, हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, प्लीज़ फौरी तौर पर हमें अपने एप्लीकेशन का जवाब दें। सो 1 महीना और वेट कर लें, अगर जवाब नहीं आता फिर सॉलिसिटर के थ्रू एक सख्त सा लेटर उनको भिजवा दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ब्रिटिश के लिए अप्लाई किया था 2003 में। सॉरी, कब अप्लाई किया था आपने? 2000 एंड अभी 2 साल हो गया। हेलो। जी सर। जी, आपका 2 साल हो गए, आपका नेशनलिटी का एप्लीकेशन पेंडिंग है। मेरे ख्याल में आपने मैंने खुद सबमिट किया है। जी मैंने सबमिट किया खुद सारा डॉक्यूमेंट। जी मगर उसका मुझे बिल्कुल, मैंने बार ईमेल कर रहा था, मुझे एक लेटर बाद में मिला। जी लिखा है हमने केस 56 को दिया। सॉरी, केस को क्या किया? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज सॉरी दोबारा दोहराइएगा। मैंने जब ईमेल, उसने मुझे को एक लेटर भेजा था, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपका केस हमने 56 को दिया, हमें इंक्वायरी करता है। अभी 2 साल हो गया मेरा। जी उसका इंक्वायरी फिनिश नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। फिर मैं एमपी के पास गया हूँ। अच्छा ठीक है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, कुछ नहीं है ना, वही तो ठीक है। नहीं आता है कि इतना टाइम है। हाँ ठीक है। मेरे ख्याल में आपने पहले भी फ़ोन किया था 6-8 माह पहले इस शो के ऊपर। जी। और मैंने आपको वो मशवरा दिया था कि सॉलिसिटर के थ्रू एक चिट्ठी लिखें होम ऑफिस को, उनको थोड़ा सा प्रेशर डालें। वो आपने किया या कुछ भी नहीं किया? मैंने बहुत बार मैसेज किया। उसने पहला 6 मंथ भेजा था, आफ्टर 6 मंथ मैंने उसको फिर ईमेल किया, फिर उन लोगों नहीं आप नहीं आपने खुद किया था या सॉलिसिटर के थ्रू किया था? मैंने खुद किया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब 2 साल तो बहुत लंबा टाइम है एक एप्लीकेशन को पेंडिंग रखना। अब मेरी आपसे यही एडवाइस होगी जो पिछली दफ़ा थी कि एक फ़ाइनल लेटर होम ऑफिस को लिखें, जहां आप उनको एक टाइम लिमिट दे दें कि 14 डेज़ में मुझे मेरे एप्लीकेशन का जवाब दें। अगर होम ऑफिस आपको नहीं देती फिर बेस्ट यही होगा कि आप इस केस को कोर्ट में लेके जाएं जुडिशल रिव्यू के तहत, और फिर होम ऑफिस लाजमन आपके एप्लीकेशन के ऊपर जवाब देगी, क्योंकि 2 ईयर्स तो बहुत ही लंबा टाइम है। इस तरह आप चिट्ठी लिखते रहेंगे, होम ऑफिस आपको जवाब नहीं देगी। सो इसलिए मेरी आपसे ये एडवाइस होगी कि फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर के पास जाएं, उससे मिलें, अपना केस डिस्कस करें, उसको एक्सप्लेन करें सब कुछ, और होम ऑफिस पर फौरी तौर पर प्रेशर डालें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो कामरान सर, मैं तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 7G ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਉਹ 10G ਰੂਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ILR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਰੂਲ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? सॉरी लाइन थोड़ी कट गई सी, दोबारा दोहराना भाई जी, सॉरी। 2019 ठीक है, 19 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 21 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल का। होम ऑफिस के रूल्स बड़े अजीब ने, और वो यह कहते हैं कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक ब्रिटिश बच्चा है और तुसी मियाँ बीवी हो के इकट्ठे रह रहे हो और उस बच्चे की परवरिश कर रहे हो, असी ਤੁਹਾਨੂੰ वीज़ा देवांगे 10 ईयर रूट ते।
ठीक है। अगर तुसी दोनों इकट्ठे रह रहे हो, असीं तुहानूं दांगे 10 ईयर रूट ते। लेकिन अगर तुसी जुदा हो जाते हो, अगर तुसी सैपरेट हो जाते हो और बच्चा फर्ज करो रहिंदा है अपनी माँ दे नाल और तुसी अलहदा हो जाते हो, तुसी रहिंदे हो किधर किसी होर जगह, क्योंकि तुहाडा रिश्ता टुट जाता है फर्ज करो, लेकिन तुसी बच्चे नाल राबता रखते हो, कॉन्टैक्ट रखते हो, बच्चे की परवरिश फिर भी हिस्सा रखते हो, फिर तुसी अप्लाई कर सकते हो पेरेंट रूट ते। और पेरेंट रूट के तहत तुसी फिर 5 ईयर रूट ते स्विच कर सकते हो। ये बड़ा अजीब जिहा रूल होम ऑफिस ने बनाया है कि अगर तुसी इकट्ठे रह रहे हो, नहीं 10 साल रूट ते तुसी रहो, लेकिन अगर तुसी सैपरेट हो गए हो फिर तुसी अप्लाई कर सकते हो 5 ईयर रूट ते। सो अगर तुसी हुण इकट्ठे रह रहे हो, जो मेरे ख्याल तुसी रह रहे हो, और तुसी हुण एक्सटेंशन लै भी लईए, बेस्ट यही होएगा कि तुसी ए रूट ते रहो और जदों तुहाडे 10 साल पूरे हो जाएंगे तुसी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वास्ते अप्लाई कर सकोगे। बहुत शुक्रिया तुहाडे कोल। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस बता जाऊँ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे इस शो पर आज कोई सवाल पूछा है जो मैंने मिस कर दिया या मैंने उसका सही जवाब नहीं दिया, आप ईमेल के ज़रिए मुझे दोबारा लिख सकते हैं कि शो में मैंने आपको ये पूछा था, ये सही तरह आपने जवाब नहीं दिया, प्लीज़ मुझे दोबारा दे दें। इंशाल्लाह नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। ओके, मुझे ये पूछना था 2017 में हमें डिफरेंट वीज़ा मिला, मगर मैं डिसेबल की वजह से मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, तो आया डॉक्टर लेटर दे तो मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है? ठीक है, और कोई सवाल आपका? हाँ, और मेरे बच्चे हैं उनको भी वीज़ा इंडिफरेंट वीज़ा मिला हुआ है 2017 से, मगर उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लिया। क्यों नहीं? तो बस टाइम नहीं मिलता, तो ये कि कोई मसला तो नहीं, आगे कोई कानून तो नहीं चेंज होंगे? और ये मुझे ये बता दीजिए कि मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि मुझे मेमोरी का इशू है, और मुझे डॉक्टर ने लेटर तो दे दिया है, मगर मुझे पता उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर में यही लिखा है मेमोरी का इशू है, डिसेबल हूँ, ऑपरेशन हुए में ज़्यादा। और आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल रहा है? हाँ जी। PIP हाई रेट या लो रेट? नहीं हाई नहीं, ऐसी हल्का सा। ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू सो मच। जी हाँ, अगर डॉक्टर ने लिख दिया है कि आप ये टेस्ट नहीं पास कर सकते क्योंकि आपके पास एक डिसेबिलिटी है और आपको PIP भी मिल रहा है, फिर मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपका एप्लीकेशन कामयाब होगा। बेस्ट चीज़ यही होगी, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक सॉलिसिटर को मिल लें जो आपको बता सकता है कि वो जो रिपोर्ट या लेटर डॉक्टर ने लिखा है उसमें सब चीज़ कवर है। क्योंकि अक्सर जब आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, उसको कहते हैं लेटर लिख दो, उसको नहीं पता होता कि जो रिक्वायरमेंट्स होम ऑफिस मांग रही है वो क्या है, वो एक सॉलिसिटर ही आपको बता सकता है। सो इसलिए एक दफ़ा आप चले जाएँ एक सॉलिसिटर के पास, उसको दिखा दें कि ये मेरे पास लेटर है, ये मेरी मेडिकल कंडीशंस हैं, ये इनफ होगा मेरे एप्लीकेशन को कामयाब होने में या नहीं, और वो फिर आपको बता सकता है। लेकिन जो आप मुझे बता रही हैं उसके मुताबिक मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको नेशनलिटी ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। वालेकुम सलाम। कमल साहब, मेरा एक सवाल आपसे। मेरा भाई है यहाँ पे एक छोटा, जी डॉक्टर है वो, तो वो विजिट पे आया था 2 मार्च 2020 में ना, अपनी डिग्री रिसीव करने के लिए। पहले वो यहाँ से डिग्री करके गया था, तो वो डिग्री रिसीव करने के लिए विजिट वीजे पे आया था। तो उसने फिर यहाँ पे प्लैब 1 जो मेडिकल एग्जाम पास किया, फिर उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, तो होम ऑफिस ने 1 साल के बाद उसको 6 मंथ का वीजा ग्रांट किया, जो कि अक्टूबर में मिला है। अच्छा, सॉरी, जो वीज़ा उन्होंने उसको दिया है, was that exceptional assurance या was that a visa extension as a visitor? कौन सी बेस पर? अभी ये मेरी पता, क्योंकि आई थिंक ये कोविड की वजह से उन्होंने आउट ऑफ लॉ, क्योंकि उन्होंने लिखा होगा ना, जब उन्होंने उसको बताया, इन्फॉर्म किया है कि हम आपको 6 मंथ्स का दे रहे हैं, उसमें लिखा होगा एक्सेप्शनल एश्योरेंस आपको दे रहे हैं या हम आपको एक 6 मंथ का एक्सटेंशन दे रहे हैं, या आपको नहीं पता? ये उस पर ये लिखा होगा रेजिडेंसी परमिट विजिट लीव टू रिमेन। ओके, ठीक है, 6 मंथ का उन्होंने दे दिया वीज़ा, ठीक है। फिर जी, तो अभी इसको ऑलमोस्ट 21 मंथ हो गए ना विजिट वीजे पे, तो अभी उसको एक क्लिनिकल अटैचमेंट वो कर रहा है, तो जॉब ऑफर हुई है उसको हॉस्पिटल में। तो अभी वो हॉस्पिटल वाले उससे पूछ रहे हैं कि आप ये कंफर्म करें कि आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं हाईली स्किल्ड में या नहीं कर सकते, या आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वो
अगर बता दें ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। और दूसरी एक ये था कि जब वो स्टूडेंट आया था तो उसने अपने किसी फैमिली मेंबर का मेंशन नहीं किया था कि वो यहाँ पे हैं। ठीक है। तो वो जब उसकी विजिट वाली एप्लीकेशन हुई तो उस पर ये क्वेश्चन नहीं होता है फैमिली मेंबर का। तो अभी जो एप्लीकेशन करेगा उस पर तो होगा, तो वो इशू होगा कि अगर वो बताता है कि फैमिली वाले हैं यहाँ पे, पहले नहीं बताया उसने। पॉसिबली, लेकिन मुझे ये बताएं, पहली बात को हम तय करें कि जो 6 मंथ्स का वीज़ा दिया है, उसको जो एक्सटेंशन दी थी 6 मंथ्स पहले आप कह रहे हैं, ठीक है ना, वो उसका BRP कार्ड दिया था या क्या दिया है? उसको एक कार्ड दिया है BRP, उसमें क्या लिखा हुआ है? लीव आउटसाइड द रूल्स, क्या लिखा, कुछ लिखा हुआ है? उसके साथ एक चिट्ठी दी होगी कि वी आर ग्रांटिंग यू 6 मंथ वीज़ा, BRP इज इनक्लोज अंडर दिस रूट, कोई डिसीजन होगी साथ? कुछ भी नहीं था साथ। कुछ ना कुछ आया होगा, लेकिन उनको ये कार्ड आया है साथ में, ऊपर लिखा हुआ है रेजिडेंसी परमिट। कार्ड देख के तो वो खुश हो गया होगा, लेकिन चिट्ठी उसने फेंक दी या उसने रखी हुई है? आई थिंक रखी होगी उसने। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। यहाँ सबसे अहम बात हमने तय करनी है कि जो वीज़ा उन्होंने दिया है उसको, वो कोई विजिट वीज़ा एक्सटेंशन तो नहीं है, क्योंकि अगर विजिट वीज़ा एक्सटेंशन है देन यू कैन नॉट स्विच टू स्किल्ड वर्कर। मेरे ख्याल में जो आप मुझे बता रहे हैं वो लगता है कि इन्होंने इसको आउटसाइड द रूल्स वीज़ा ग्रांट कर दिया है, और अगर ये बात दुरुस्त है फिर आपका जो भाई है वो स्विच कर सकता है इन कंट्री टू द स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अगर उसके एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है फिर वो उसको स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन हमने पहले ये तय करना है कि वो जो लीव है, इज इट विजिट वीज़ा एक्सटेंशन और लीव आउटसाइड द रूल्स। सो एक दफ़ा एक सॉलिसिटर के पास जाके उसको अपना सारा पेपर वर्क दिखा दें और वो फिर आपको बेहतर एडवाइस कर सकता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस सवाल से कि इस शो की खामियां क्या हैं, शॉर्ट कमिंग्स, कि फ़ोन पर सारे सवालों के जवाब हम नहीं दे सकते। कभी कभी आपको सॉलिसिटर के पास जाना ही होता है, फिर ही जाके आप अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कभी सवाल पूछें और 100% आपको अपना जवाब ना मिले, फिर इसका यही मतलब है कि एक दफ़ा आप सॉलिसिटर के पास जाके ज़रूर मिल लिया करें। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपके भाई ने जब अप्लाई किया था विजिट वीज़े के लिए, उसने अपने डिपेंडेंट्स का जिक्र नहीं किया था, अब अगर उनको स्पॉन्सर करता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। होम ऑफिस ये कह सकती है कि जी जब आपने अप्लाई किया था आपने हमें बताया नहीं था कि आपके पास बीवी हैं, बच्चे हैं, और इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल पहली चीज़ तो ये है, आपका जो भाई है वो अपना स्टेटस यहाँ रेगुलराइज कर ले, अपना स्किल्ड वर्कर का वीज़ा वो हासिल कर ले, और उसके बाद देखा जाएगा कि हम आपके जो सिस्टर इन लॉ है और उसके जो बच्चे हैं उसको हम किस तरह स्पॉन्सर करते हैं। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ऐसा है कि मुझे पेरेंट उसके ऊपर ना 7 ईयर रूट, जो बच्चे के 7 ईयर यहाँ पर की वजह से हमें वीज़ा मिला था 2.5 साल का। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी एक्सटेंशन भी हो गई। ठीक है, अब जो है मेरे 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे जो है ना वो नियर टू 10 साल उनके पूरे होने वाले हैं, और उनके ब्रिटिश नेशनल वो जो नेचुरलाइजेशन ना वो अप्लाई करनी है। ठीक है। लेकिन जिस बच्चे की बेच पे हमें वीज़ा मिला था उसको 14 साल हो गए यहाँ पे कंटिन्यू रहते हुए। क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये तीनों की इकट्ठी ऐसी एप्लीकेशन डाल सकती है नेचुरलाइजेशन की कि जिसमें बच्चे इकट्ठे ही हो जाएं, क्योंकि 2 तो एलिजिबल हैं लीगली क्योंकि वो यहाँ पे पैदा हो। जो बड़ा बच्चा है आपका, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, जो बड़ा बच्चा है आपका जो 14 ईयर्स का है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था? जी, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान नहीं बेटी है। ठीक है, कुछ 14 साल हो गए मैं देता हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल एक सवाल ये। अच्छा, एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि जब हमने एक्सटेंशन अप्लाई की तो उसमें हमें उन्होंने 2 डिफरेंट लेटर भेजे। बच्चों के लेटर अलग हैं और हमें जो है ना वो पेरेंट्स रूट वाला लेटर दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पेरेंट रूट पर या पार्टनर रूट पर चेक करें। नहीं, पेरेंट रूट तो क्लियर उसके ऊपर लिखा हुआ पेरेंट 10 ईयर पेरेंट रूट, राइट? हाँ जी, जो अभी आपने क्वेश्चन का एक आंसर दिया था ना कि वो 5 ईयर्स स्विच कर सकते हैं, तो प्लीज जरा अगर उसमें थोड़ी सी गाइडेंस दें कि क्या हम अब उसको, हमारी सेकंड एक्सटेंशन हो चुकी है तो क्या हम उसको 5 ईयर पे जा सकते हैं? वो क्लियर उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ है पेरेंट्स रूट।
बच्चों लिखा हुआ है 7 ईयर चाइल्ड बेस रूट ना, तो उस लेटर पे तो ये प्लीज क्वेश्चन है। तो बेटी के लिए तीसरे नंबर पे आप ये बोल रहे थे कि जी जो अगर वो 16 की हो जाती है तो क्या नाम है इसका, कोई ILR, ठीक है, कौन सा शॉर्ट वे है कि जिस मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, आमीन। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपके 2 बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए थे और वो 10 साल के होने वाले हैं और वो अप्लाई करेंगे नेशनलिटी के लिए, और आप चाह रहे हैं जो आपकी मेरे ख्याल में बड़ी बेटी है जो 14 ईयर्स एज की है, पाकिस्तान में पैदा हुई थी, अगर उसकी भी नेशनलिटी एप्लीकेशन आप साथ डाल सकते हैं या नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो आपकी बड़ी बेटी है, जो बड़ी चाइल्ड है आपकी, उसकी आप नेशनलिटी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते क्योंकि वो पैदा हुई थी पाकिस्तान में, और क्योंकि आपके पास और आपकी वाइफ के पास अभी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं है और आप अभी दोनों नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, आपकी जो बड़ी बेटी है वो नेशनलिटी की हकदार नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो इसका ये मतलब कि आपके 2 छोटे बच्चे हैं वो तो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे उसके साथ फिर आप अपनी बेटी का नेशनलिटी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अगर आप वो करना चाहते हैं। लेकिन आपकी बेटी के लिए एक शॉर्टकट है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर आपकी बच्ची जब 18 की हो जाती है, 18 to 25, और आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ UK में गुजार लेती है, जो मेरे ख्याल में उसने गुजारी है, फिर वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए फौरी तौर पर अप्लाई कर सकती है। जैसे उसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वो होम ऑफिस ग्रांट कर देती है, फिर उसके 1 साल बाद वो अप्लाई कर सकती है नेशनलिटी के लिए। सो ये होगा उसके लिए शॉर्टकट। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है कि होम ऑफिस ने आपको ग्रांट किया अंडर द पेरेंट रूट, 10 ईयर पेरेंट रूट, आप उसको स्विच करना चाहते हैं टू द 5 ईयर रूट। होम ऑफिस ने इस वजह से आपको ग्रांट किया अंडर द 10 ईयर रूट क्योंकि आप दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, और इस वजह से, और आपके जो बच्चे हैं कोई भी ब्रिटिश नहीं है, और इस वजह से उन्होंने आपको ग्रांट कर दिया अंडर द 10 ईयर पेरेंट रूट। अगर आप अभी स्विच करना चाहते हैं टू द 5 ईयर रूट, वो आपके लिए नामुमकिन होगा क्योंकि आपने साबित करना होगा कि आप और आपकी वाइफ इकट्ठे नहीं रह रहे और आपके एक जो बच्चा है वो ब्रिटिश है, या उसके ब्रिटिश है या उसने 7 साल यहाँ गुजारे हैं। सो अंडर द 7 ईयर चाइल्ड बेस वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आपको ये होगी, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मुझे बताया कि आपकी दूसरी एक्सटेंशन हो चुकी है, अगर आप अब स्विच कर दें टू द 5 ईयर रूट आपको दोबारा 5 साल पूरे करने होंगे। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 या 4 साल अभी पूरे कर लिए हैं, बेहतर है आप ये 10 ईयर रूट पर ही रहें कि 6 साल बाद आप वैसे ही ILR हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं आपने दोबारा होम ऑफिस की फ़ीस भरनी होगी और फिर वो अपना टाइम पीरियड 5 ईयर्स का शुरू करना होगा। सो बेहतर यही है कि आप अभी रहने दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ। जी जी। मैं 2010 में आया था इस मुल्क में ऑफिशियल वीज़े के ऊपर। सॉरी, कौन से वीज़े के ऊपर? ऑफिशियल डिप्लोमेटिक वीज़े के राइट, ओके। और उस टाइम पे मेरे बच्चे 2 साल थे। दिसंबर 2010 में एक बच्चे की उम्र थी 6 साल और बेटी की उम्र 2 साल थी। ठीक है। और उसके बाद 2014 में मेरा तीसरा बच्चा यहाँ बार हुआ, और उसके बाद हमने वीज़ा एक्सटेंशन करवाया क्योंकि हमें 4 साल का वीज़ा मिला हुआ था। फिर उसके बाद 1 साल का वीज़ा एक्सटेंशन करवाया। दैट्स मीन्स 5 साल हमें रेगुलर यहाँ पे वीज़ा रहा। 5 साल गुजरने के बाद हमने होम ऑफिस में एक्सटेंशन, क्योंकि मैंने ऑफिस जॉब छोड़ दी थी और 5 साल यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया था थ्रू अपने ऑफिस के जरिए कि मुझे ऑफिस ने एक लेटर दिया था कि हमें इस बंदे की ज़रूरत है और हम इसको रखना चाहते हैं। ठीक है। और वो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मैं कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट तक गया, 2 साल चलता केस, रिफ्यूज़ होता रहा, मेरा केस रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है। और इसी तरह ही केस मेरे और कोलीग्स ने अप्लाई किया था, उनको सेटलमेंट वीज़ा दे दिया था सेम मेरे रूट के ही ऊपर, और सेम ऑफिस में ही हम काम करते थे। अच्छा। एनीवे और जब 7 साल मेरे कंप्लीट हो गए तो मेरे सोलिसिटर ने एक दूसरी एप्लीकेशन डाल दी बच्चों के ऊपर, बच्चों के बिहाफ के ऊपर। ठीक है जी। उस पे उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया, 2.5 साल का वीज़ा। 2.5 साल के वीज़ा मिलने के बाद फिर अभी मैंने 5 महीने गुजर गए, मैंने एक्सटेंशन के लिए सेकंड एक्सटेंशन के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन असल में ये है कि जब मेरा वीज़ा इंशाल्लाह आ जाएगा, ज़ाहिर है टाइम लगता है, मैं समझता हूँ आजकल,
जब वीज़ा आ जाएगा, क्या हम 5 साल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मेरे बच्चों की हाफ ऑफ द लाइफ सबसे ज़्यादा यहाँ गुजर चुकी है, जो बच्चा मेरा यहाँ बान हुआ है उसको 8 साल हो गए हैं यहाँ इस मुल्क में, और मेरे जो दो बड़े बच्चे हैं दोनों, उनको हाफ ऑफ द लाइफ से ज़्यादा भी वक्त। उनकी एज अब कितनी है बच्चों की? बड़े बेटे की एज 18 होने वाली है, जो कि पढ़ रहा है रेगुलर, और बेटी उस टाइम पे वो 6 साल का था जब आया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपके बच्चे हैं, जब वो 18 के हो जाएं और अगर उन्होंने हाफ लाइफ गुजारी है यूके में, वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और होम ऑफिस उनको ग्रांट कर देगी ये नई पॉलिसी के तहत। जहाँ तक आपकी बात है, आप तो नहीं स्विच कर सकते टू 5 ईयर रूट, आपने अपने 10 साल ही पूरे करने होंगे, और जैसे ही आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जो पीरियड आपने गुजारा था ऑन डिप्लोमेटिक वीज़ा, वो टाइम पीरियड आप नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि आपके लीव में ब्रेक हो गया था। सो जैसे ही आपके 10 साल इस रूट पर मुकम्मल हो जाते हैं फिर आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आप सबको विश करना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर। दुआ करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो और अल्लाह ताला आपको और आपके परिवार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ और सिर्फ वीनस TV पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।